हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेनू आईवीएफ से। आज बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी किस तरीके से कॉज करती है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए। फिर भी एक बहुत ही नटशेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स है, दिस इज़ यूट्रस। ये वजाइना है, दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। वह दोनों तरफ ये अंडकोश या ओवरी होती है जिसमें अंडे होते हैं और हर महीने इसमें से एक अंडा जाकर ट्यूब में जाता है और पुरुष से संपर्क होने पर जो शुक्राणु यहाँ इकट्ठे होते हैं यह चलते हुए जाकर नली में जाते हैं। अंडा शुक्राणु मिलकर एक नया अंडा बनाते हैं और फिर बच्चेदानी में बैठकर बच्चा बनाते हैं। इस विधि से ही प्रेगनेंसी आती है अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम यानी कि सबसे अंदरूनी लेयर जो है उसी से ही एक मिट्टी की तरीके से होती है जिसमें कि भ्रूण जाके चिपकता है और यह फिर अपनी जड़ें इसी मिट्टी में बनाता है और आगे चल के प्रेगनेंसी रुकती है और इसी से ही बच्चा आगे बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीज क्या है जो यह अंडा बना है और भ्रूण यहाँ पर जो पूरा फर्टिलाइज होने के बाद बना है और मिट्टी क्या है, ये एंडोमेट्रियम। तो यह एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब पीरियड होते हैं तो हर महीने पीरियड के पहले दिन से यह मिट्टी बननी शुरू होती है और पीरियड के 14वें दिन तक जब यह अंडा एक बड़ा बन के फूटता है तब तक यह मिट्टी काफ़ी अच्छी मोटी लेयर की बन जाती है, यानी कि यह भ्रूण को लेने के लिए तैयार होती है। अब अगर ये अंडा फर्टिलाइज हो जाता है शुक्राणु के द्वारा तो यह मिट्टी इस अंडे को अंदर अवशोषित कर लेती है और ये इससे चिपक कर अपनी जड़ें बनाकर इसके अंदर भ्रूण विकसित होता है। किसी कारणवश अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यह जो एंडोमेट्रियम है 14 दिन बाद पूरी झड़ जाती है और जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो यह प्रकृति का नियम है कि 14 वर्ष से लेकर जब से पीरियड शुरू होते हैं 45-50 वर्ष तक, जब तक मेनोपॉज नहीं आ जाता तब तक कि ये एंडोमेट्रियम बढ़ती है और हर महीने शेड ऑफ होती है अगर नॉर्मल साइकिल है। कुछ पेशेंट्स की जैसे कि पीसीओडी होती है उसमें में हर महीने अंडा बनता ही नहीं है, बन के फूटता नहीं है, तो ये एंडोमेट्रियम भी डेफिशिएंट होती है। कभी कभी बहुत सारे कईयों रीजंस की वजह से एंडोमेट्रियम में कमी आती है तो प्रेगनेंसी आने में मुश्किल होती है। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या बीमारी है? यही एंडोमेट्रियम के कुछ सेल्स किसी भी कारणवश या तो इस ओवरी में प्रवेश कर जाते हैं या ओवरी के बाहरी हिस्से में मिलते हैं या ट्यूब्स के बाहरी हिस्से में, बच्चेदानी के बाहरी हिस्से में इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी थियरीज हैं लेकिन कुछ भी एक पक्का कारण अभी तक पता नहीं चला है कि क्या कारण होता है कि यह एंडोमेट्रियम सेल्स किसी वजह से इन जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं और यह सेल्स सबसे कॉमनली ओवरी में इकट्ठे हो जाते हैं और हर महीने जब यह पीरियड होके बाहर हो रहा होता है तो इन सेल्स में भी पीरियड होता है जिसकी वजह से हर महीने पीरियड इकट्ठा होने की वजह से पीरियड का ब्लड इस ओवरी में इकट्ठा हो जाता है और वही पीरियड का ब्लड चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा हम लोग कहते हैं। अब चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा बनने की वजह से यह ओवरी जो मात्र एक बादाम के आकार की होती है, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता रहता है इसके अंदर अंडे कम होते जाते हैं इस ओवरी की वजह से और महिलाओं के शरीर में अंडे बनाने की क्षमता में कमी आ जाती है। अंडे बनाने की सिर्फ क्षमता में ही कमी नहीं आती, अंडे की जो क्वालिटी होती है वह क्वालिटी भी बहुत खराब होती है क्योंकि कईयों स्टडीज से यह देखा गया है कि यह जो एंडोमेट्रियम के स्पॉट्स, एक्टोपिक एंडोमेट्रियम के स्पॉट्स हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे जहर आप कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, निकालते हैं जो कि इसके एग्स की क्वालिटी को खराब करते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ ये तो ओवरी की बात हुई। जब यह सेल्स यूट्रस के बाहरी भाग में, ट्यूब के बाहरी भाग में और इन सब में होते हैं तो यह कुछ जाले जैसी चीज भी बना देते हैं और इन जालों की वजह से यहाँ फूटकर आने वाला अंडा इन ट्यूब्स में नहीं जा पाता।
और जब अंडा ट्यूब में जाएगा नहीं, शुक्राणु से मिलेगा नहीं, तो ये एक दूसरा कारण हो जाता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी इन एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट्स में देखने में मिलती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़रूरी कारण है, एंडोमेट्रियोसिस के ये सेल्स जो हैं, अब हमें ये समझना होगा कि यूट्रस अगर ये है तो इसके आगे के हिस्से में ब्लैडर होता है, यानी कि पेशाब की थैली होती है, और यूट्रस के ठीक पीछे लैट्रिन का रास्ता होता है, यानी कि रेक्टम होता है। तो यूट्रस और ब्लैडर के बीच में भी ये एंडोमेट्रियम डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। यूट्रस और रेक्टम के बीच में भी काफ़ी कॉमनली ये एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स होते हैं। तो जो यूट्रस आगे की तरफ झुका होता है वह इन एडिशंस की वजह से, इन डिपॉजिट्स की वजह से अंदर यहाँ भी पीछे की तरफ भी जाला बनता है, और आगे की तरफ ना झुक के ये पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और धीरे धीरे ये इसको एंडोमेट्रियम की, जो एंडोमेट्रियम है ये यूट्रस की वॉल को और रेक्टम की वॉल को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पीरियड में दर्द होना, संबंध बनाते समय अधिक दर्द होना, पीरियड्स के दौरान हर महीने दर्द बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इन एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स में खून जमा होते रहता है। तो डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स के दौरान अधिक दर्द होने को एकदम ही नज़रअंदाज नहीं करना होता है। आजकल हम लोग, अगर अनमैरिड लड़की है तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके, और अगर मैरिड है तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके इन डिपॉजिट्स को काफ़ी हद तक देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि यह दर्द किस वजह से है। तो पीरियड का दौरान जो हर महीने पीरियड में बढ़ता ही चला जा रहा है, उसके साथ में वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हो सकता है वो एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआती प्रॉब्लम हो, जिसको हम दवाइयों से सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह संबंध बनाते समय अगर अधिक महिला को दर्द होता है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और अगर किसी कारणवश बहुत लंबे समय तक पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो एक डिटेल अल्ट्रासाउंड करके भी, और साथ में उसको पीरियड में संबंध बनाने में दर्द भी है, तो हम ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कहीं ये एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स तो नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। साथ ही साथ यह एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स अगर यूट्रस की वॉल में अंदर चले जाते हैं तो इस बीमारी को फिर एडिनोमायोसिस नाम की बीमारी कहते हैं, और यह भी अपने आप में एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है जिसके बारे में अभी बहुत रिसर्च चल रही है। बहुत सारी थियरीज आई हैं कि ये क्यों हो जाती है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट इसका क्या कारण है वो पता नहीं चल पाया है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस ये जो प्रॉब्लम है, इसको अगर हम अर्ली स्टेज में कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इसको दवाइयों के द्वारा सप्रेस करके रख सकते हैं। अब अगर इनफर्टिलिटी ही हो रही है, कंसीव नहीं कर रही है पेशेंट, तो हो सकता है कि हमको लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करके ये जो एंडोमेट्रियोमा यानी कि जो खून की गांठ पड़ गई है इसको हटाना पड़े। ये जो जाले पड़ गए हैं, इन जालों को हम हटा के ओवरी और ट्यूब के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ओवरी जो है वो अंडे को सक करती है, तो ओवरी का जो फिम्ब्रियल एंड है वो अंडकोश के ऊपर या ओवरी के ऊपर इस तरीके से आना चाहिए। जाले की वजह से अगर वो अंडा सक नहीं कर पा रही है तो जाला हटाने से, साथ में ये जो एंडोमेट्रियल सिस्ट बन गई है, खून की गांठ बढ़ गई है, इसको हटाने से, ये सारे जो डिपॉजिट्स हैं इन सबको लेप्रोस्कोपी से हटाने से महिला को दर्द में भी आराम मिलता है। ट्यूब और ओवरी का कनेक्शन एक साथ करने से अंडा फूटकर ट्यूब में जा सकता है, तो लैप्रोस्कोपी द्वारा इसका बहुत ही सफल ट्रीटमेंट हो सकता है। बट एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एक एंडोमेट्रियोसिस लैप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट ढूंढना होगा, क्योंकि इसकी सर्जरी बहुत ही बारीक सर्जरी होती है और उसमें कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि यह जो है एक जगह की प्रॉब्लम नहीं होती है, यह आगे पेशाब के रास्ते को भी इन्वॉल्व कर सकती है, लैट्रिन के रास्ते को भी इन्वॉल्व करती है, साइड में पेशाब की जो नलियाँ किडनी से पेशाब को लेकर ब्लैडर तक यानी कि पेशाब की थैली तक ला रही है उसको भी इन्वॉल्व करती है, और पूरी पेरिटोनियम यानी कि जो लाइनिंग है जो सब चीज़ों को कवर करके रखती है यूट्रस के अंदर, उसको भी इन्वॉल्व करती है। तो इसकी सर्जरी बहुत ही मेटिकुलस बारीक तरीके से एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा ही करी जानी चाहिए, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोबारा होने का चांस 30 से 50% तक होता है।
ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें रिकरेंस का चांस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो जैसे ही आप लैप्रोस्कोपी कराते हैं, आप इनफर्टिलिटी अपने एक्सपर्ट के साथ में रहिए, उनके ट्रीटमेंट में रहिए, और विद इन 3 to 6 मंथ्स अगर आपको आराम मिल जाता है, आप कंसीव कर जाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो आपको अगर ट्यूब्स खुली हैं तो IUI करवा सकते हैं, और अगर ट्यूब्स बंद है तो IVF पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से ये प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे करके एंडोमेट्रियोसिस इन ओवरीज के अंदर अंडों को कम करती जाती है, और अंडे अगर हैं भी तो उसकी क्वालिटी को खराब करती जाती है। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आज हमारे पास इसका दवाइयों द्वारा और लैप्रोस्कोपी द्वारा और इनफर्टिलिटी में IUI और IVF द्वारा काफ़ी सफल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके का मन में कोई शंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो अवश्य से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।